Hello and welcome dear students to Easy Technical Education. Students, today we will learn about optical fiber. आज हम ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेज़र लाइट के बारे में पढ़ा था, लेज़र के बारे में पढ़ा था, यानी कि लेज़र से निकली हुई लाइट बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, एक वर्णीय होती है और पोलराइज्ड होती है। तो इस लाइट का यूज जैसे कि हमने देखा था कि बहुत सारी एरिया में होता था, कम्युनिकेशन एरिया में, नेविगेशन में, मेडिकल में, इंडस्ट्रियल एरिया में, बहुत सारी एरिया में हम लेज़र का यूज करते थे। तो जिसमें ये जो कम्युनिकेशन एरिया है, इसमें हम लेज़र लाइट का यूज कम्युनिकेशन को इजी बनाने के लिए करते हैं। जो दूर का कम्युनिकेशन है वो कम समय में हो जाए, इसलिए हम उस लाइट का यूज ऑप्टिकल फाइबर में भी करते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन मीडिया है ये होता क्या है? तो सिंपल सा टर्म कि कम्युनिकेशन मीडिया है क्या चीज़। तो मीडिया क्या है, मीडिया के बारे में जानते हैं। यानी कि मीडिया एक ऐसी संस्था है, या संस्था नहीं, मीडिया एक ऐसा वर्ड है जो हमें बताता है कि किसी भी जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह किस प्रकार ले जाया जा रहा है। मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जा रहे हैं, हम किस माध्यम से, किस तरह किसी इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, यही चीज़ क्या होती है, कम्युनिकेशन मीडिया। तो सिंपल सा है कि कम्युनिकेशन मीडिया है क्या चीज़, यानी कि मीडिया क्या है कि मीडिया इज़ द जनरल यूज टू डिस्क्राइब पाथवे दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। मीन सिंपली मीडिया इज नथिंग बट इट इज ए पाथवे विच कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। मीडिया क्या है? मीडिया एक पाथवे है जो इन्फॉर्मेशन को किस तरह से सेंडर टू रिसीवर ले जाया जाता है, यही चीज़ मीडिया है। तो इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं कि मीडिया एक ऐसा शब्द है जो यह बताता है कि किसी भी जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह किस प्रकार ले जाया जा रहा है। अब ये कम्युनिकेशन मीडिया होता कितने तरह का है? ये दो प्रकार का होता है। फर्स्ट इज वायर्ड, या इसी को गाइडेड मीडिया बोलते हैं, एंड सेकंड वन इज वायरलेस, या इसी को अनगाइडेड मीडिया या अनबाउंडेड मीडिया भी कहते हैं। अब ये जो वायर्ड मीडिया है इसका एक और नाम है कंडक्टेड मीडिया या कंडक्टेड सिस्टम भी नाम है। अब ये जो वायर्ड मीडिया होती है ये तीन तरह की होती है। फर्स्ट वन इज ट्विस्टेड पेयर, सेकंड वन इज कोएक्सियल केबल एंड थर्ड वन इज ऑप्टिकल फाइबर। तो जिसमें हमको ऑप्टिकल फाइबर विशेष रूप से पढ़ना है, बट जानकारी के लिए हम इसको भी जान लेते हैं कि ये ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल क्या होती हैं। तो ये ट्विस्टेड पेयर क्या है? ये ट्विस्टेड का मतलब ये होता है जो ट्विस्ट हो, ये मतलब कि ये इसमें एक मतलब दो पेयर क्या हो, ट्विस्ट हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड पेयर। अब ये जो ट्विस्टेड पेयर वायर मिलते हैं, केबल होती है, ये दो तरह की होती है, एक सील्डेड ट्विस्ट पेयर और दूसरी अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ये जो सील्ड मतलब ये जो ट्विस्टिंग होती है क्यों होती है? ये ट्विस्टिंग से हमारा डाटा सेव होता है। आप जो देखते होंगे ये जो वायर आपके ट्विस्ट हुए रहते हैं, इसका ऐसा नहीं कि फालतू में ट्विस्ट किए जाते हैं, इससे हमें एक बेनिफिट मिलता है कि डाटा हमारा बचता है, मतलब डाटा लॉस कम होता है। तो ये दो तरह की है, सील्डेड और अनसील्डेड ट्विस्ट पेयर। ठीक, अब डाटा तो हमारा बचता है, लेकिन इसके साथ इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। वो क्या है कि ये फास्ट अडॉप्ट नॉइज, ये नॉइज को मीन अनवांटेड सिग्नल को ये बड़ी तेज़ी से अडॉप्ट कर लेती है। तो हम उसके बाद अब क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल ट्विस्टेड पेयर से थोड़ा ज़्यादा अच्छी होती है, ये पीवीसी की बनी होती है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है?
इसमें दो लेयर होती है। फर्स्ट लेयर जो होती है कवर होती है, प्लास्टिक की होती है, और सेकंड लेयर जो होती है ये भी प्लास्टिक की है या पीवीसी। इसके ऊपर आप देखोगे कि तार ऐसे ऐसे क्रॉस किए रहते हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक। ये जो तार होते हैं बारीक बारीक, ये इंटरफेरेंस से इसको प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब अगर इसमें सिग्नल जा रहे हैं तो वो आपस में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, इसलिए हम ऊपर क्रॉस वायर लगाते हैं। इस क्रॉस वायर के अंदर एक बेस वायर होता है। क्या होता है? बेस वायर। तो इस तरह की केबल हम देखे हैं, जैसे डीटीएच केबल होता है हमारा, तो यही चीज़ है। ये कोएक्सियल केबल होती कितनी तरह की है? दो तरह की। एक का नाम है थिकनेट, दूसरे का नाम है थिननेट। थिकनेस को बोलते हैं 10/5 और थिननेट को बोलते हैं 10/2। ये 10/5 और 10/2 का क्या मतलब है? इसका ये 10/5 का मतलब है, यानी कि ये इसका मतलब 10 का मतलब है 10 MBPS मेगाबाइट पर सेकंड, ये मीन मेगाबाइट पर सेकंड। और ये 5 का मतलब है कि 5 माइक्रोमीटर, ये इसकी जो विड्थ होती है। यहाँ पे 2 इसकी विड्थ है। ठीक, अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर की। तो ऑप्टिकल फाइबर जैसे कि मुख्यतः 3 तरह का होता है जो हमारे सिलेबस में है। फर्स्ट वन इज स्टेप इंडेक्स, सेकंड वन इज ग्रेडेड इंडेक्स एंड थर्ड वन इज सिंगल मोड फाइबर। इसके बारे में हम भी बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इसे हमें डिटेल में पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं वायरलेस या अनबाउंडेड मीडिया के बारे में। तो ये कितने तरह का होता है, यानी कि इसमें सिंपल सी बात है कि ये जो वायरलेस मीडिया होता है इसमें हम वेव का यूज करते हैं। तो वेव क्या होता है इसे हम समझ लेते हैं पहले। तो वेव क्या चीज़ है, अब आपको दिख रहा होगा कि वेव क्या है। यानी कि वेव इज फिजिकल फिनोमिना करेक्टराइज्ड बाई इट्स फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड। वेव एक ऐसी फिजिकल फिनोमिना है जो कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड के द्वारा करेक्टराइज्ड होती है। एंड ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। एनर्जी और डाटा, कुछ भी आप कहिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब वेव के बारे में इंट्रोडक्शन होना ज़रूरी था क्योंकि वायरलेस जो मीडिया है वो वेव पे ही डिपेंड है। अब इसमें किस किस तरह की वेव यूज होती है? तो सबसे पहले हम रेडियो वेव यूज करते हैं। मतलब रेडियो वेव में ऐसी वेव यूज होती है जिसकी फ्रिक्वेंसी 10⁴ हर्ट्ज़ टू 10⁸ हर्ट्ज़ के बीच हो। और सेकंड वन कौन सी वेव यूज करते हैं? माइक्रोवेव। ये माइक्रोवेव क्या है? मतलब ऐसी वेव जिसकी फ्रिक्वेंसी 10⁸ टू 10⁻12 हर्ट्ज़ के बीच हो। इसके बाद हम इंफ्रारेड वेव यूज करते हैं। उसमें इंफ्रारेड वेव की जो फ्रिक्वेंसी होती है 10⁻12 टू 10⁻14 हर्ट्ज़ के बीच होती है। इसके बाद और जो इम्पोर्टेंट रेज हैं वो क्या हैं? अल्ट्रा वायलेट वेव। इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है ये थोड़ा इनसे ज़्यादा होती है, 10⁻16 टू 10⁻18 हर्ट्ज़ के बीच होती है। और इसके बाद एक्स रे, जिसका हम बहुत यूज कर रहे हैं इसमें मेडिकल एरिया में, और नेविगेशन में भी इसका यूज होता है थोड़ा बहुत। या आप देखते होंगे रेलवे स्टेशन पर एक मशीन बनी होती है जो क्या करती है, स्कैन करती है एक्सरे, उसमें एक्सरेज निकलती है। आपके जो बैग में जितना सामान होता है, कोई आप विस्फोटक पदार्थ नहीं ले जा रहे हो, उस चीज़ को चेक करने के लिए एक्सरेज डाली जाती है। तो उस एक्सरेज की जो फ्रिक्वेंसी होती है 10⁻18 टू 10⁻22 हर्ट्ज़ के बीच होती है। और इसके बाद ये गामा रेज होती हैं जो बहुत, इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है, स्ट्रांग होती हैं। तो गामा रेज की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? 10⁻24 हर्ट्ज़ के ऊपर होती है या 24 हर्ट्ज़ होती है। अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में, जिसमें सबसे पहला है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। आप लोग इसे पढ़ चुके हो बट एक बार हम यहाँ पर रिपीट कर देते हैं कि ये रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन इज फेनोमेना ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ व्हेन लाइट गोज इनटू अनदर मीडियम। सिंपल है कि जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तब दूसरे माध्यम में इसकी दिशा तथा वेग बदल जाता है। यह प्रक्रिया अपवर्तन कहलाती है। मीन जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइट क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है। ये ऊपर वाला मीडियम सपोज कर लो डेंसर है और नीचे वाला रेयरर है। तो डेंसर से रेयरर में जाएगा तो ये जो रिफ्रैक्टिव रेज होगी ये नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाएगी।
तो यही चीज़ क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। अब सपोज कर लीजिए यहाँ पर दो मीडियम हैं, जिसमें फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और दूसरे का n2 है, या इसको कहीं कहीं μ1 और μ2 भी लिखते हैं। तो यहाँ से आपको जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पर जो इंसिडेंट एंगल है, ये एंगल इंसिडेंट एंगल कहलाता है, आई से डिनोट किया गया है, यानी कि इंसिडेंट एंगल इज लेस देन रिफ्रैक्टिव एंगल। क्यों? क्योंकि ये नीचे वाला मीडियम रेयरर है, यहाँ पर है। अब हम इसी मीडियम में एक चीज़ देखते हैं, अगर हम इस इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते हुए चले जाएं तो हम देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव एंगल भी बढ़ता हुआ चला जाता है। जैसे ही हम इस एंगल को, इंसिडेंट एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, तब हमारा देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव एंगल मीन आर, यानी कि जब हम आई बढ़ाएंगे तो आर बढ़ेगा। सिंपल टर्म में जब आपतन कोण बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा। और अगर हम इसको बढ़ाते इतना बढ़ा दें कि हमारा जो अपवर्तन कोण है वो 90 अंश के बराबर हो जाए, मीन इसको देखते हुए चलते हैं, तो क्या होगा, जब हमारा अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाएगा तो इसी को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। क्या? क्रिटिकल एंगल। तो हम क्रिटिकल एंगल के बारे में कैसे लिखेंगे इसको भी हम देख लेते हैं। यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इंसिडेंट एंगल, यानी प्रकाश का अपवर्तन दो चीज़ों पर डिपेंड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इंसिडेंट एंगल पर। अब हमें पता है कि इफ़ बी इंक्रीज एंगल आई देन आर आल्सो इंक्रीज, मीन अगर हम आपतन कोण बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण अपने आप बढ़ेगा। आप कह सकते हैं कि एंगल आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल आर, कुछ भी बोल सकते हैं। बट सेकंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि एट सर्टेन वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल बिकम 90 डिग्री, मतलब बढ़ाते बढ़ाते चले जाए तो एक ऐसा बिंदु आएगा जहाँ पर रिफ्रैक्टिव एंगल हमारा 90 अंश का हो जाएगा। देन डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड रेज बिकम अलोंग द सरफेस, तब ये जो रिफ्रैक्टिव रेज की डायरेक्शन है ये सरफेस के अलोंग हो जाएगी। दिस कंडीशन फॉर विच आर बिकम 90 डिग्री इज क्रिटिकल एंगल, यही जो कंडीशन है जिसके लिए आर हमारा रिफ्रैक्टिव एंगल 90 अंश का हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। अब हम इसके बारे में थोड़ा डेरिवेशन कर लेते हैं। हमें पता है स्नेल लॉ के द्वारा, बाई स्नेल्स लॉ n2/n1 इज इक्वल टू साइन थीटा 1 अपान साइन थीटा 2, या आप कह सकते हैं इंसिडेंट एंगल अपान रिफ्रैक्टिव एंगल। ठीक, सिंपल टर्म। तो यहाँ से ये क्या इम्प्लाइज करेगा, साइन थीटा 1 अपान साइन 90। अब देखिए रिफ्रैक्टिव एंगल तो आपका 90 डिग्री हो चुका है, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन थीटा अपान 1 n2/n1। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि थीटा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स n2/n1। या इसी थीटा 1 को हम क्या लिखते हैं, चाहे थीटा सी लिखिए चाहे आई सी लिखिए, मीन क्रिटिकल एंगल। तो आई सी इक्वल टू साइन इनवर्स n2/n1। ये आपको एक फार्मूला मिल गया फॉर क्रिटिकल एंगल, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूजफुल है। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टर्म है जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये क्या होता है इसको हम देख लेते हैं कि व्हेन इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन रिफ्लेक्शन occurs, means reflected rays reflect in same medium, there is no energy loss। यानी कि जब इंसिडेंट एंगल ज़्यादा हो जाए क्रिटिकल एंगल से, मीन जब हम आपतन कोण को क्रांतिक कोण से ज़्यादा कर दें, तब क्या होगा, यानी कि आपतन कोण हमारा क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाए, तो क्रांतिक कोण कौन सा था, यहाँ पर आपको भी दिख रहा है, यही एंगल क्या था आपका, क्रिटिकल एंगल। अब ये आपतन कोण मीन ये 90 से भी ज़्यादा हो जाए, मीन इस तरह से हो जाए। आप लोग समझ रहे हैं, अगर 90 से भी ज़्यादा हो जाएगा तब क्या होगा, तब आपको पता है तब रिफ्लेक्शन होने लगेगा। मीन अब क्या होगा, अब ये रेज रिफ्लेक्टेड रेज कही जाएगी। तो
इससे क्या होता है, यानी कि इस रिफ्लेक्शन से क्या होता है, एनर्जी हमारी लॉस नहीं होती है, देयर इज नो लॉस एनर्जी, या आप कह सकते हैं देयर इज फ्यू लॉस ऑफ एनर्जी। नो तो चलो ठीक है, लेकिन नो भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ऑप्टिकल फाइबर के बारे में देखेंगे। तो ऑप्टिकल फाइबर है क्या चीज़ बेसिकली, तो आप लोगों को पता है कि इन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन सब एनर्जी लॉसेस, फॉर सेविंग दिस एनर्जी वी यूज ऑप्टिकल फाइबर। कि परावर्तन और अपवर्तन में ऊर्जा का कुछ नुकसान होता है, इसी ऊर्जा की बचत के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं। अब ये ऑप्टिकल फाइबर बनता कैसे है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक फाइबर दैट कैरीज डाटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट सिग्नल which works on the total internal reflection, जो भी मैंने आपको पीछे बताया कि जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। मीन ऑप्टिकल फाइबर ग्लास और प्लास्टिक फाइबर से मिलकर बना होता है, जो कि डाटा को प्रकाश सिग्नल के फॉर्म में ले जाता है। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करती है, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। अब नेक्स्ट लाइन क्या लिख सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर इज फ्लेक्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर एक फ्लेक्सिबल मतलब लचकदार और ट्रांसपेरेंट मतलब पूरा इधर से उधर देखने वाली एक फाइबर है। इन दिस सिग्नल ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट, ऑप्टिकल फाइबर में जो हमारा सिग्नल होता है वो लगभग लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। इससे हमारे सिग्नल को या हमारे डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में बहुत कम टाइम लगता है और एनर्जी भी लॉस नहीं होती, मतलब सेम डाटा इंफॉर्मेशन एक्यूरेट पहुंचती है। अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है इसे हम देखते हैं। तो ये जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कंस्ट्रक्शन। ये जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, इसके पास 3 लेयर होती है। तो फर्स्ट जो लेयर होती है इसको हम जैकेट बोलते हैं, मतलब ये सिर्फ प्रोटेक्ट करती है और कुछ नहीं। इसका जो डाया होता है 0.25 टू 0.50 मिलीमीटर के बीच होता है, मतलब पतली तो होती ही है, सिंपल सा है, वायर से तो पतला होता ही है। मतलब 0.25 mm, मतलब 1/4 ऑफ 1 mm, 1 mm का 1/4, मतलब बहुत कम। ठीक, अब इतना तो जैकेट होता है, इसके अंदर होता है एक ट्रांसपेरेंट क्लैडिंग। ये जो ट्रांसपेरेंट क्लैडिंग होती है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट होती है, ये सेकंड पार्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम मानते हैं μ2, और इसकी जो साइज होती है ये भी आपकी लगभग 100 टू 200 माइक्रोमीटर के बीच होती है, मतलब 100 से 200 माइक्रोमीटर के बीच आप लिख लीजिएगा इसको। इसका जो डाया है वो 100 से 200 माइक्रोमीटर के बीच होता है, क्लाइडिंग का डाटा, जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। और इसके बाद इसके अंदर हमारा एक और पार्ट होता है जिसे हम कोर के नाम से जानते हैं। तो इस कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, हम μ1 कंसीडर कर लिए हैं, और जिसकी डाया कितनी होती है 10 to 100 माइक्रोमीटर, मतलब कितना पतला। अब आप सोचिए, अब ये जो कोर होता है, इसी कोर के अंदर हमारी लाइट इंटर करती है और ये इन्फॉर्मेशन को कैरी करके ले जाती है। अब ये जो कोर होता है ये भी किससे बना होता है, तो ये भी आपका थिन ग्लास या पॉलीमर या सिलिका से बना होता है। मेनली आप कह सकते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम से कोर हमारा बना होता है। ठीक, तो इस तरह से इसका ये कंस्ट्रक्शन हुआ। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर है ये किस सिद्धांत पर काम करती है, तो इसे हम समझते हैं। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। अब यानी कि ऑप्टिकल फाइबर के से हम कैसे प्रकाश को
ले जाते हैं। तो इसके प्रिंसिपल को समझते हैं। देखिए, जैसे आपकी क्या है, ऑप्टिकल फाइबर है, ये ऑप्टिकल फाइबर है, ये ऊपर का क्या है, जैकेट है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, क्लैडिंग। और ये नीचे वाला भाग, ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, कोर। तो इसमें मैंने बड़ा सा बनाया है, जबकि कोर तो बहुत पतला होता है, लेकिन जब बड़ा बनाएंगे तभी आप समझ पाओगे। ठीक, तो हम करते क्या, यहाँ पर देखिए, हमको कोर के अंदर लाइट को इंसिडेंट कराना है। तो सपोज कर लीजिए हम कोर के अंदर यहाँ से ऐसे लाइट को इंसिडेंट करा दिए, लाइट इसमें हमारी इंटर कर गई। जब लाइट हमारी इंटर करी तो यहाँ पर देखिए एक कोर का फ्रंट पॉइंट है, इसको हमने मान लिया ए। तो सपोज कर लीजिए ए पर कितना एंगल बना रही है, आई ए एंगल बनाते हुए आगे कोर में अंदर चली गई। जब कोर में अंदर चली गई तो ये पॉइंट बी पर पहुंची, जहां पर पॉइंट बी पर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, जिससे ये जो रिफ्रैक्टिव वेव है, मीन आपकी जो लाइट है, वो सीधे यानी ऐसे सीधे 90 डिग्री पे चली जाएगी। अब जिससे हमारे एनर्जी की बचत होगी, मतलब लाइट सीधा निकल गई। नहीं तो क्या होता, फिर लाइट ऐसे वैसे करते हुए जाती, फिर ज़्यादा एनर्जी लॉस होता, टाइम भी ज़्यादा लगता। अब देखिए, यहाँ पर इस एंगल को हमने माना क्या है, आई ए। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ओ ए बी, ऐसे ओ ए सी लिखो, यानी कि एंगल ओ ए सी क्या है, आई ए, जिसे हमने इंसिडेंट एंगल माना है। अब यहाँ पे देखिए ए बी, या इसको लिख लो पी, तो एंगल ए बी पी, नहीं ए बी पी नहीं, इसको आप ए बी पी यहाँ पे कंसीडर करिए, क्योंकि यहाँ पे हमने नॉर्मल लिया है, अभिलंब लिया है। तो ये जो एंगल है ये हमारा क्या है, क्रिटिकल एंगल, तो इसको हमने क्या बोल दिया, आई सी। तो आप लिख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला एंगल है इसका आप कोई नाम दे दीजिए, ए बी पी आई सी, जिसे हम क्रिटिकल एंगल बोल रहे हैं। ठीक, मतलब ऐसा एंगल, ऐसा इंसिडेंट एंगल जिसपे रिफ्रैक्टिव वेव 90 डिग्री एंगल बनाते हुए पास कर जाए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक स्ट्रक्चर ऐसे भी है, आप वीडियो में ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर ये जो एंगल है, ये चीज़ मीन, तो इसको हम बोलेंगे 90 माइनस आई सी, मतलब 90 माइनस आई सी जो हमारा क्रिटिकल एंगल है। जैसे कि आपको पता है कि ये एंगल अगर इसको हम सीधा साइड से मिला देते हैं तो ये एंगल हो जाता है 90 डिग्री का, ये 90 का, ये आई सी हो गया, तो ये जो बचेगा ये 90 माइनस आई सी बचेगा ही। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये फिगर बना। अब हम इसको समझते हैं। देखिए, अब हम स्नेल लॉ समझते हैं, तो हम सबसे पहले स्नेल लॉ को पॉइंट बी पर लगाते हैं। तो यूजिंग स्नेल लॉ एट पॉइंट बी, साइन आई सी अपॉन साइन 90 इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू टू। तो यहाँ से साइन आई सी इक्वल टू हो जाएगा म्यू टू अपॉन म्यू वन। इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं। अब आगे देखते हैं। अब हम इस स्नेल लॉ को पॉइंट ए पर लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यूजिंग स्नेल लॉ एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए साइन आई ए अपॉन साइन 90 माइनस आई सी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन म्यू वन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको आपने कंसीडर किया है म्यू नॉट, और ये जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू वन, आप कंसीडर करते ही हो। तो यहाँ पे देखिए इंसिडेंट एंगल क्या है, आई ए, तो साइन आई ए इंसिडेंट अपॉन रिफ्रैक्टेड एंगल। तो रिफ्रैक्टेड एंगल क्या है, यहाँ पर देखिए ये एंगल कितना है, 90 माइनस आई सी। तो साइन आई ए अपॉन साइन 90 माइनस आई सी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन म्यू वन, या म्यू जीरो अपॉन म्यू वन, कुछ भी कहिए। तो यहाँ पर आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा होता है। तो साइन आई ए अपॉन कास आई सी हो जाएगा इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन म्यू वन। तो यहाँ से कास आई सी इक्वल टू क्या निकल के आएगा, म्यू नॉट अपॉन म्यू वन साइन आई ए। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लो। अब आपको करना क्या है कि इस इक्वेशन 1 का और 2 का स्क्वायर करके ऐड कर देना है। जब आप इनका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आपको मिलेगा क्या, कि साइन स्क्वायर आई सी प्लस कास स्क्वायर आई सी इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं, ये इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा
म्यू टू स्क्वायर अपान म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू नॉट स्क्वायर अपान म्यू वन स्क्वायर साइन स्क्वायर आई ए, इतना मिलेगा। अब इस चीज़ को यहाँ से साइन स्क्वायर आपका आई सी प्लस कास स्क्वायर आई सी, यानी कि साइन स्क्वायर 90 प्लस कास स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 होता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1 के बराबर हो गई। तो 1 इक्वल टू 1 अपान म्यू वन स्क्वायर इन ब्रैकेट म्यू टू स्क्वायर प्लस म्यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर आई ए। तो यहाँ से ये क्या इम्प्लाइज करेगा, म्यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर आई ए इक्वल टू म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिख कह सकते हैं कि साइन आई ए इक्वल टू रूट इन म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर अपान म्यू नॉट स्क्वायर। यहाँ पर हियर आई ए इज मैक्सिमम इंसिडेंट एंगल, यहाँ पर जो आई ए है हमारा ये मैक्सिमम इंसिडेंट एंगल हुआ। या आप इसको आई ए इक्वल टू लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स रूट इन म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर अपान म्यू नॉट स्क्वायर। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो क्या है, जिसको हम एक्सेप्टेंस एंगल के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्राह्य कोण। तो एक्सेप्ट एंगल जिसे हम हिंदी में ग्राह्य कोण कहते हैं, ये क्या होता है, इफ़ एंगल आई ए रोटेट अराउंड कोर्स एक्सिस देन फॉर्म ए कोन। इन दिस कोन द एंगल ऑफ टॉप मीन दिस एंगल कॉर्नर इज नोन एज एक्सेप्टेंस एंगल। और इसकी खासियत क्या होती है, इट इज़ ट्वाइस ऑफ इंसिडेंट एंगल। यह इंसिडेंट एंगल का ट्वाइस मतलब 2 गुना होता है। तो देखिए इसमें लिखा क्या गया है, इफ़ एंगल आई ए रोटेट अराउंड ए कोर एक्सिस। देखिए जैसे आपने देखा था कि आई ए इंसिडेंट किया था, यहाँ पर आपका आई ए एंगल फॉर्म हो रहा था, तो हम क्या करें, इसी को चारों तरफ घुमा दें तो एक कोन बन जाता है। तो यही कोन का ये वाला जो पोर्शन है, मीन ये इतना आई ए है और ये पूरा एंगल क्या कह जाएगा, एक्सेप्टेंस एंगल। इसी को हम थीटा ए या आई सी या आई ए लिखते हैं, थीटा ए या आई ए। तो एक्सेप्टेंस एंगल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर। तो ये आपको रिलेशन मिल जाएगा। अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल अपर्चर, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो न्यूमेरिकल अपर्चर होता क्या है, यानी कि इट इज़ एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर टू कलेक्ट एंड ट्रांसमिट ऑप्टिकल सिग्नल। यह ऑप्टिकल सिग्नल के कलेक्ट और ट्रांसमिट करने की एबिलिटी है। अब इसको लिखा कैसे जाता है, एन ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एन ए इक्वल टू म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर। आपको पता है कि एयर के लिए म्यू नॉट की वैल्यू 1 होती है, इसलिए न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर होगा। या आप इसकी डिफिनीशन एक और तरह से भी दे सकते हैं कि साइन वैल्यू ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल इज नोन एज न्यूमेरिकल अपर्चर, जिसे हम एन ए इक्वल टू म्यू नॉट साइन आई ए लिखते हैं। अब इसके बाद हम ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आधार पर ऑप्टिकल फाइबर कितने तरह का होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर मेनली 3 तरह का होता है, मटेरियल बेस्ड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेस्ड और ट्रांसमिशन बेस्ड। ये जो मटेरियल बेस्ड ऑप्टिकल फाइबर होता है ये भी 3 तरह का होता है। पहले का नाम है ग्लास कोर ग्लास क्लैडिंग, दूसरे का नाम है ग्लास कोर प्लास्टिक क्लैडिंग, तीसरे का नाम है प्लास्टिक कोर प्लास्टिक क्लैडिंग। ठीक, अब दूसरा नंबर का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेस्ड। आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यानी म्यू इक्वल टू सी बाई बी, यानी कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम दैट इज नोटेड बाई बी एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज नोटेड बाई सी। तो इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ से देखिए जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो हमारी वेलोसिटी क्या होती है, घटती है।
मतलब मीडियम में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो घटेगी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम बढ़ेगी। ठीक, तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पर हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ये दो तरह का होता है। पहले का नाम है स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर, दूसरे का नाम है ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। ये स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर होता कैसे है, ये कैसे बनता है, जिसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। मतलब इसमें देखिए, एक ऊपर क्या होती है, जैकेट होती है जिसे हम क्लैडिंग बोलते हैं, और अंदर क्या होती है, कोर। ये कोर है और ये क्लैडिंग है। तो जिसमें ये जो कोर होता है इसका डाया होता है 5 to 8 माइक्रोमीटर, मतलब बहुत पतली तो होती ही है ऑप्टिकल फाइबर, है तो आपको पता है। जहाँ पर ये जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ज़्यादा होता है क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ये जो क्लैडिंग होती है इसकी जो है चौड़ाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक 120 माइक्रोमीटर होती है। अब सपोज कर लीजिए कि आप इसमें दो रेज इंटर करा रहे हैं जिसकी वेवलेंथ λ1 और λ2 है। ठीक, तो आपको पता है कि λ1 इज ग्रेटर दैन λ2, इसलिए क्या है, देयर इज नो एनी सरफेस, सॉरी, इसमें होता क्या है कि स्पीड डिक्रीज होती है क्योंकि इंडेक्स चेंज होता है। कैसे होता है इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इन स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल मेक्स ए स्टेप चेंज एट द कोर क्लैडिंग इंटरफेस। मतलब कि कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये चेंज होता है। अब इसके बाद आपने दो सिग्नल इंटर कराए तो बोथ सिग्नल रीच एट डिफरेंट टाइम, सो स्पीड ऑफ सिग्नल डिक्रीज। यहाँ पर जो दोनों सिग्नल हैं ये जो पहुँचेंगे डेस्टिनेशन पर तो अलग अलग टाइम पे पहुँचेंगे, तो इसलिए कहा जाता है कि इनकी जो स्पीड है वो क्या होती है, थोड़ा स्लो होती है। अब इनके पहुंचने का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है, 3.3 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड है। ठीक, तो ये रहा आपका स्टेप इंडेक्स। अब हम बात करते हैं ग्रेडेड इंडेक्स की। तो ग्रेडेड इंडेक्स में होता क्या है कि कोई बीच में सरफेस नहीं होती कोर और क्लैडिंग के बीच में। तो आप इसको लिख सकते हैं कि देयर इज नो एनी सरफेस बिटवीन कोर एंड क्लैडिंग। यहाँ पर भी ये जो हमारा दो वेव हमने इंटर कराया उस जिसमें पहले की वेवलेंथ λ1, दूसरे की λ2, तो यहाँ भी λ1 इज ग्रेटर दैन λ2 है। तो इसलिए कह सकते हैं यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ सेंटर में थोड़ा क्या होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा। मतलब जो हमारा टाइम डिफरेंस है वो कम होगा। यहाँ पर जो टाइम डिफरेंस है फॉर ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर के लिए 10⁻⁹ सेकेंड, ठीक, जो कि बहुत कम है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी टाइम डिफरेंस नहीं होता है, यानी कि आप लिख सकते हैं कि जो ग्रेडेड इंडेक्स है इसमें स्पीड अच्छी खासी होती है। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन बेस्ड ऑप्टिकल फाइबर की। जो ट्रांसमिशन बेस्ड ऑप्टिकल फाइबर होता है ये भी दो तरह का होता है, सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर। ये जो सिंगल मोड फाइबर होता है इसमें सिर्फ एक ही मोड होता है, मतलब लाइट सिर्फ एक ही मोड से जाती है, जिसमें लाइट ट्रेवल करती है उसे मोड कहते हैं, सिंपल सा। ठीक, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है इसका भी 120 mm डाया होता है टोटल, यानी कि क्लाइडिंग का डाया 120 mm और कोर का डाया इसमें 8 mm होता है। अब यहाँ पर क्या है इसकी खासियत, यानी कि सिंगल मोड है, यानी कि ये कैरी हाई बॉन्ड विथ, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बैंडविड्थ जो है जा सकती है। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है, इट इज़ यूज इन वैन और मैन। यह वैन और मैन में यूज होता है। वैन और मैन आप पढ़े होंगे वो नेटवर्क में, मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसको आप कह सकते हैं कि लगभग 1 से 40-50 किलोमीटर के अंदर इसका यूज हम करते हैं। अब ये इट इज़ कॉस्टली, ये थोड़ा महंगा होता है। ठीक, अब बात करते हैं मल्टी मोड फाइबर की। तो इसमें क्या होता है कि यानी कि एक ही क्लैडिंग के अंदर बहुत सारे ये आपके क्या होते हैं, कोर होते हैं जिनसे अलग अलग तार होते हैं। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा आप कई
वेवलेंथ की लाइट इसमें इंटर करा सकते हो, λ1, λ2, λ3 सो ऑन, ठीक, कई तरह से। तो ये इसकी एक खासियत होती है, इट कैन ट्विस्ट 45 डिग्री एंगल, मतलब इसको ये थोड़ा लचकदार होता है, इसको हम 45 डिग्री तक मोड़ सकते हैं। इट इज़ यूज इन लैन, इसका प्रयोग हम लैन में करते हैं। तो ये तो रहे हमारे ऑप्टिकल फाइबर कितने टाइप के होते हैं और उसका सिद्धांत क्या है। अब हम ऑप्टिकल फाइबर के एडवांटेज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो शुरू में ही मैंने बताया था कि ऑप्टिकल फाइबर का मेन एडवांटेज क्या है, कम्युनिकेशन मीडिया में इसका यूज होता है। ऑप्टिकल फाइबर में जो कम्युनिकेशन है वो कम समय में कंप्लीट होता है और इसमें डाटा का लॉस बहुत कम होता है, कह लीजिए आप नहीं के बराबर होता है। और इसकी एक दो खासियत जो इम्पोर्टेंट है उसको लिखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर इज इंसुलेटर सो इट प्रिवेंट फ्रॉम आइसोलेशन एंड इंटरफेरेंस। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, आपका इंसुलेटर है, इसलिए इसमें आइसोलेशन और इंटरफेरेंस नहीं होता, ये इसका मेन एडवांटेज है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये ऑप्टिकल फाइबर ठीक से समझ में आया है। अब जिस किसी को भी कहीं भी समझने में दिक्कत हो मुझे कमेंट करके बताएगा, हम उसकी समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।